Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss topic sound. So first of all, what is sound? Sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in the ears. तो ये साउंड क्या एक तरीके की एनर्जी है, लाइक अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी सच एज हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक टाइप की एनर्जी है. तो ये हमारे ईयर्स पे एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड in speed of light, and speed of sound is approx 344 meter/second. So the light travels almost instantaneously where the sound takes some time. So sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sound in our surrounding. कई टाइप के साउंड्स होते हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं. Some sounds are pleasant, some sounds are false. Suppose sound of water and loud, whereas some sounds such as resulting of leaves, rustling of leaves are soft. Some sounds such as sound of whistling kettle are shrill, while some sounds such as sound of a drum are dull. It may be loud, it may be soft, feeble. So there are so many types of sounds we will discuss here in this chapter. So sound is a form of energy like other form of the energy such as heat, light, electricity, as we have discussed. It is produced by a source and travels from one place to another through a medium. Here medium is required. Without medium it cannot be propagated from the source to the receiver. When it reaches an appropriate receiver such as ear of a human or animal, it produces a sensation in the ear and receiver hears the sound. यहाँ पे मीडियम का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. बिना मीडियम के साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे या सोर्स से रिसीवर की तरफ. सो हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. दस ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड. तो वाइब्रेशन क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और भी. तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है उससे साउंड प्रोड्यूस होगा. In some cases vibrations are easily visible to our naked eyes, but in some other cases they can only be felt or not seen. तो कुछ केस में तो हम देख सकते हैं कि वाइब्रेशन हो रहे हैं, बट कुछ केसेस में हम देख नहीं पाते. हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको फेल्ट कर सकते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं. फॉर एग्जांपल्स ये एक गिटार है. तो यहाँ पे जो इसकी वायर से इसको प्लग करके हम इसको वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. अगर हम इसको वाइब्रेट ना करें तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता. तो यहाँ पे वाइब्रेशन दिख जा रहा है, बट अगर हम यहाँ पे देखें सपोज एक साउंड है, ये साउंड सोर्स है, सपोज ड्रम है, और अगर हम इसको वाइब्रेट कर रहे हैं किसी रॉड के थ्रू तो यहाँ पर भी वाइब्रेशन होता है. तो उस वाइब्रेशन की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है. तो देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वीणा, टेबल एंड वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसेस साउंड. इन वीणा स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज द वाइब्रेटिंग पार्ट विच प्रोड्यूसेस द साउंड. इन तबला स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे तबला में, तो ये वाइब्रेटिंग पार्ट होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली एक्सपेरिमेंट अगर हम लैब में करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए वी यूज़ ट्यूनिंग फोर्क. इस तरीके का ट्यूनिंग फोर्क होता है. इट इज़ ए मेटालिक ऑपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ ए हैंडल एंड 2 prongs. When held at the handle and stuck at
द ईदर prong यूजिंग ए मॉडरेटली सॉफ्ट सरफेस सच एस रबर पैड आर ए बेंट नी। तो अगर हम इसको एक रबर पैड में इसको हीट करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो द prongs ऑफ द ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस ए साउंड। तो इस तरीके से वो जो इसका prong है तो वो जो है वाइब्रेट करेगा और फिर साउंड प्रोड्यूस होगा। So how does sound propagate? So when a person speaks, the molecules in the air near his mouth are disturbed. तो जब भी सपोज हम बोलते हैं तो जो हमारे मुंह के पास की जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब होता है, वो ऑसिलेट करता है। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है टू एंड फ्रो अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, उसके अबाउट ये जो है वो ऑसिलेट करता है बहुत फास्ट, रैपिडली वो ऑसिलेट करता है, दैट इज वाइब्रेशन। तो दीज वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल देन डिस्टर्ब द नियर बाई मॉलिक्यूल्स, अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा और फिर अपने मेन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। तो इस तरीके से जो साउंड है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ या रिसीवर की तरफ प्रोपोगेट करती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द मॉलिक्यूल्स इन द एयर नेक्स्ट टू द लिसनर्स ईयर स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो जो लिसनर है या जो रिसीवर है उसके पास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगता है और फिर उसके बाद जो रिसीवर वो रिसीव करता है साउंड को, साउंड वहाँ तक प्रोपोगेट हो जाती है। These vibrating molecules then cause vibrations in the diaphragm of the listener's ear and the sound is heard। तो यहाँ पे जो मीडियम है उस मीडियम में एयर का मॉलिक्यूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एयर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे नहीं होते तो साउंड वहाँ तक प्रोपोगेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स की वजह से ही तो साउंड प्रोपोगेट हो रही है। नाउ कम टू द वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। थोड़ा सा समझ लेते हैं वाइब्रेशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है। रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन आर कॉल्ड एज द वाइब्रेशन एंड स्लोअर वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज द ऑसिलेशन। तो अगर किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी में उसकी मीन पोजीशन के अबाउट स्लो मोशन में अगर ऑसिलेशन हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल इन सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम में मीन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट करता है स्लोली। बट अगर रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है मीन पोजीशन के अबाउट तो हम उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। ऑसिलेशन को और डिस्कस करते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एंड बैक इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। तो यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, ये मेन पोजीशन है, ये सिंपल पेंडुलम में ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्मॉल स्फीयर होता है जिसको हम बॉब बोलते हैं। तो इसको अगर हम इस मेन पोजीशन के अबाउट थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रिलीज कर देते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से ये ए पर आता है, फिर उसके बाद ए से अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर उसके बाद सी से ए आएगा मेन पोजीशन पे और अगेन ए टू बी पहुंच जाता है वहाँ पे। तो ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन होता है और इस वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अभी एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो पोजीशन ए इज कॉल्ड एज द मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। पोजीशन बी एंड सी आर कॉल्ड एज द एक्सट्रीम पोजीशन। बी इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन एंड सी इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन समझ में आ गया। बी से ए गया, ए से सी, फिर सी से ए और ए से अगेन बी, सेम पोजीशन पे आ गया। या फिर ए से बी पर जाए, बी से ए और फिर ए से सी और सी से ए, तो सेम फेस में आ गया। तो ये जो कंप्लीट मोशन होगा उसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड इन ऑसिलेशन? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन।
Thus in the figure shown, the displacement AB or AC is called as the amplitude of the oscillating body, oscillating rod. So it is represented by कैपिटल A. अगर हम यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें, आइडियल केस लेके चल रहे हैं, तो जो E है वो हमेशा सेम रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेगा. बट अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भी हम काउंट कर रहे हैं तो जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा. नाउ टाइम पीरियड. तो इट इज़ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाई कैपिटल T. इन द फिगर, टाइम टेकन बाई द बॉब टू ट्रेवल फ्रॉम B to C एंड देन बैक टू B. मतलब अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से इसको रिलीज़ कर रहे हैं तो अगेन जो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, और इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं. As long as amplitude of oscillation is small, the pendulum takes equal interval of time to complete each oscillation. तो यहाँ पे अगर स्मॉल ऑसिलेशन रखते हैं और एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं तो जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, इक्वल टाइम में ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन को कवर करेगा. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय वन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो ये ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम है. तो 1 सेकेंड में अगर हम टाइम को 1 सेकेंड ले लेते हैं तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑसिलेशन, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. इन ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस सपोज 10 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में 10 वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड या 10 हर्ट्ज. इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी F इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड कैपिटल T बाई रिलेशन F इक्वल्स 1/T. तो 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड या 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. नेक्स्ट है, सपोज इफ ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 5 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड देन फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी 5 हर्ट्ज. क्योंकि एक सेकेंड में 5 ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रहा है तो 5 हर्ट्ज हो जाएगा. सिंपल पेंडुलम विद ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड एंड स्ट्रिंग लेंथ ऑफ अबाउट 1 मीटर इज कॉल्ड एज द सेकेंड पेंडुलम. तो अगर 2 सेकेंड है और इसकी लेंथ जो अप्रॉक्स 1 मीटर होगी तो उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम. So these are about the oscillation and vibrations. Now come to the characteristics of the sound. तो यहाँ पे साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको डिस्कस करना है यहाँ पर. So a sound is characterized by the following characteristics. First is loudness, second is pitch and third is quality or tone. तो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से साउंड को हम कैरेक्टराइज करते हैं. फर्स्ट इज लाउडनेस. सो लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन पर, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन पर. तो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड. तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही लाउड साउंड होगा. ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई इट. सपोज एम्पलीट्यूड को अपने डबल कर दिया तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. लाउडनेस इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल. इसको हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है ह्यूमन लाइफ की तो वो अप्रॉक्स 10 dB होते हैं. तो कुछ डेटा है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. सॉफ्ट विस्पर, उसकी जो लाउडनेस होती है वो अप्रॉक्स 30 dB होती है. नॉर्मल कन्वर्जेशन जो हम लोग करते हैं वो अप्रॉक्स 60 dB होती है. कोई भी बिजी ट्रैफिक है वहाँ पे 70 dB के आसपास लाउडनेस होता है. एवरेज फैक्ट्रीज पे जो भी नॉइज होता है वो उसका जो लाउडनेस होगा वो 80 dB होता है. एंड एबव 80 dB द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल. तो वो पेनफुल है ह्यूमंस के लिए. तो ये कुछ डेटा हैं रफ
डेटा है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल। तो फीबल होता है अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो। नेक्स्ट है पिच। सो डिग्री ऑफ श्रिलनेस इज पिच। तो जो डिग्री ऑफ श्रिलनेस होती है वो सेम पिच को डिफाइन करते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिटरमिन द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज ए हायर पिच। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर देन वी से दैट द साउंड हैज ए लोअर पिच। For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitch sound. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ड्रम की फ्रीक्वेंसी कम होती है जो वाइब्रेशन की है, तो उसका जो पिच होगा वो कम होगा, लो पिच साउंड बोलते हैं। व्हिसल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होती है और उसको हम हाई पिच बोलते हैं। A bird makes a high pitched sound whereas a lion makes a low pitched roar। तो जो लायन होता है वो उसका लो पिच रोर होता है और जो बर्ड है उसकी हाई पिच्ड साउंड होती है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट। तो एडल्ट के कंपैरिजन में जो एक छोटे बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट। यूजली वॉइस ऑफ ए वुमेन हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ ए मैन। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच और फ्रीक्वेंसी। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा, डिग्री टू विच द स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड, इन बातों पे डिपेंड करेगा। सपोज एक स्ट्रेस्ड वायर है, सपोज गिटार की वायर अगर हम ले लेते हैं तो उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, लेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी और पिच उतना ही ज़्यादा होगा। तो लेसर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हायर वुड बी द पिच। सिमिलरली थिनर द स्ट्रिंग हायर वुड बी द पिच। तो जो वायर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या जो रेडियस है वो जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। डिग्री टू विच द स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड, मोर ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड हायर वुड बी द पिच। तो जितना हम उसको स्ट्रेच करेंगे या जितना स्ट्रिंग में टेंशन आएगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। टेंशन अगर कम होगा स्ट्रिंग में तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। तो इस तरीके से इन बातों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द क्वालिटी और टिम्बर। So characteristics of sound which enables us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness produced by two different sources is called its quality or timbre। तो कभी कभी क्या होता है कि दो साउंड्स हैं जिनका लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है और हम उन दोनों साउंड्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग क्वालिटी और टिम्बर। फॉर एग्जांपल वी कैन रिकॉग्नाइज ए पर्सन बाय हियरिंग हिज वॉइस। We can also distinguish the sound of a guitar from that of a sitar or harmonium। Quality of sound is also called its tone। We can easily distinguish between sounds produced by different sources by using this quality or tone। So let's discuss between difference between loudness and pitch। So first difference is loudness depends on the amplitude of vibration of the vibrating body। तो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, इसी में अगर पिच हम देखें तो पिच इज द फ्रीक्वेंसी परसीव्ड बाय ए लिसनर। पिच पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द एयर एंड पिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द एयर। ये केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। Loudness does not change with the change in frequency। Pitch changes with the change in frequency। तो loudness जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड ओनली ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो जो लाउडनेस होगी वो ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम होगी।
पिच में क्या है, पिच फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर सोर्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो ये हाई पिच साउंड बोला जाएगा, और अगर सोर्स की फ्रिक्वेंसी कम है वो लो पिच्ड साउंड बोला जाएगा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड। फर्स्ट इज द लाउडनेस, सेकेंड इज पिच, एंड थर्ड इज क्वालिटी और टोन। सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।